हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियांशु। आज यूपी पीसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज में एथिक्स के दूसरे टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग पहले 5 क्वेश्चंस के डिस्कशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोल कैन बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें, शासन व्यवस्था का दार्शनिक आधार क्या है, लोकतंत्र में इसके लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एथिक्स में आपको एक टॉपिक भी है आपके एथिक्स के सिलेबस में, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, शासन व्यवस्था और शुचिता, ईमानदारी का दार्शनिक आधार। तो आपको उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पहले फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी पूछा गया है, तो अब संभावना हो सकती है कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस भी पूछा जाए। तो इस प्रश्न को देखिए, कंसेप्चुअल है, जहां पर कि आपको एथिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट होती है। एथिक्स इन गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हम इंट्रोडक्शन कैसे करें? ध्यान देना है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 125 शब्द का आपको आंसर लिखना है, और 125 शब्द में क्वेश्चन के 2 सब पार्ट हैं, यानी आपको बहुत प्रिसाइज रहते हुए बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में कीवर्ड्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको कीवर्ड्स को, थियरीज को, फिलोसफर्स को कोट करते हुए आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं। अब फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, और गवर्नेंस का गोल कितना रियलाइज हो सकता है डेमोक्रेसी में, ये आपसे पूछा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम गवर्नेंस को परिभाषित कर देंगे कि गवर्नेंस की हमारी समझ क्या है। उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं कि फिलोसॉफिकल बेसिस गवर्नेंस का क्या है और उसके लक्ष्यों को कितना किसी लोकतंत्र में प्राप्त किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में गवर्नेंस को हम डिफाइन करेंगे, और गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है, हम किस तरीके से गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, गवर्नेंस को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक कोई स्टैंडर्ड कोई डेफिनेशन नहीं है। गवर्नेंस को कई तरीकों से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यदि हम किसी कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन की बात करें, यदि हम किसी एक मानक परिभाषा की बात करें, तो हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो गवर्नेंस की परिभाषा दी है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने 1993 में गवर्नेंस को डिफाइन किया था, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 1993 में डिफाइन किया था। उसी तरीके से यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने अपने एक पॉलिसी पेपर में 1997 में गवर्नेंस को डिफाइन किया था। तो आप इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के जो डेफिनेशन है उसको अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यूएनडीपी के डेफिनेशन की बात करें, तो यूएनडीपी ने गवर्नेंस को कैसे परिभाषित किया? व्हाट इज गवर्नेंस? सो गवर्नेंस इज एन एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, political and administrative authority to manage a country's affairs, at all levels, a country's affairs at all levels। अब देखिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि What is governance? So governance is the exercise of economic authority, political authority and administrative authority। किस लिए? To manage a country's affairs, किसी देश के जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको मैनेज करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक और प्रशासनिक अथॉरिटी, प्राधिकार, उसको एक्सरसाइज करना ही गवर्नेंस है। ठीक है, किस लेवल पे? एट ऑल लेवल्स पे, मतलब स्थानीय स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन में कोई मानक परिभाषा गवर्नेंस की अपेक्षित होगी। आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें अब मेन बॉडी पर आ जाएंगे सीधा कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है। क्वेश्चन के 2 सब पार्ट हैं।
दोनों सब पार्ट को हम अलग अलग डील करेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर स्ट्रक्चर आपका आएगा। चलिए अब देखें फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। जब हम फिलोसॉफिकल बेसिस की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफिकल बेसिस? वी नो दैट फिलोसफी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल रैशनल स्टडी ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र मानव जीवन के बुनियादी मौलिक प्रश्नों का एक तार्किक, व्यवस्थित और सुनियोजित अध्ययन है, उसे ही हम फिलोसफी कहते हैं। तो फिलोसॉफिकल बेसिस का अर्थ हुआ फंडामेंटल बेसिस। क्या पूछ रहा है यहां क्वेश्चन आपसे कि गवर्नेंस का फंडामेंटल बेसिस क्या है, ओरिजिनल बेसिस क्या है, वो मूल तर्क या सिद्धांत क्या हो सकते हैं जिन पर हम शासन व्यवस्था की परिकल्पना कर पाएंगे, on the basis of which we can have the concept of governance. So you have to write down those fundamental principles, those fundamental ideas or concepts upon which the concept of governance is based. Such arguments. ठीक है? So this is the meaning of philosophical basis. अब सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है कि philosophical basis पूछा गया है और ethics के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, तो यहां पर आपको philosophical theories को भी कोट करना है, रेफर करना है, फिलोसोफर्स को भी यहां पे आपको रेफर करना है। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपके आंसर इनकम्प्लीट माने जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा फिलोसॉफिकल बेसिस पूछा गया है। तो पहली चीज कि गवर्नेंस किसका फंक्शन होता है, हम जानते हैं कि प्राइमरली गवर्नेंस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। सो गवर्नेंस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट। अब स्टेट एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, आप पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज एन एंटिटी। स्टेट एक ऐसा एंटिटी है जिसमें समाज की राजनीतिक सत्ता निहित होती है, इन विच द पॉलिटिकल पावर, इन विच द सोवरेन पावर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी इज वेस्टेड इनटू, इज प्लेस्ड इनटू, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट। ठीक है? वो फेडरल स्टेट से अलग है। भारत में हम जानते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट स्टेट इज डिफरेंट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में और फिलोसफी में या एथिक्स में हम जिस स्टेट की बात करते हैं, दैट मीन्स दैट एंटिटी इन विच द पॉलिटिकल पावर और द सोवरेन पावर, जिसमें कि लोगों की समस्त शक्तियां समाहित होती हैं, निहित होती हैं, संप्रभु शक्ति समाज की उसी एक निकाय में समाहित होती है, हम उसे ही राज्य कहते हैं, उसे ही स्टेट कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, तो उस स्टेट का फंक्शन क्या है, वो एंटिटी क्यों कंसेप्चुलाइज की जाती है, वो एंटिटी क्यों बनाई जाती है, ताकि समाज में शासन व्यवस्था स्थापित की जा सके। वो उसका प्राइमरी फंक्शन है, समाज को रेगुलेट किया जा सके, कम्युनिटी को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है? सो द फर्स्ट फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इज दैट इट इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट। यह किसी राज्य का एक बुनियादी सबसे मौलिक कार्य है। अच्छा, ये कहां से आता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट? तो हम जानते हैं कि फिलोसफर्स लाइक हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कहा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि व्हेन वी लिव इन अ कम्युनिटी लाइफ, जब हम एक कम्युनिटी लाइफ में रहते हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, तो हम अपने कुछ फ्रीडम को सरेंडर कर देते हैं ताकि एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सके और अपने आप को उस सामाजिक व्यवस्था के अधीन कर देते हैं। दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी विच वाज प्रपोज्ड बाय थिंकर्स लाइक हॉब्स, थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, रूसो। ठीक है? तो एक तो पहली बात फिलोसॉफिकल बेसिस ये हो गई, इन्होंने क्या कहा कि ये स्टेट का सबसे कोर फंक्शन है गवर्नेंस। किस लिए है? तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हवाला दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, द सेकेंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इज दैट इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमें समाज को चलाने के लिए कुछ तो यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, कुछ कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। तो उनके अनुसार समाज को प्रशासित करने के लिए, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए हमें
गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है वो उसका फिलोसॉफिकल बेसिस है। अच्छा, ये बात कहाँ से आती है? ये बात अगर आप देखें कि एंशियंट टाइम्स में भी ग्रीक फिलोसफर्स लाइक एरिस्टोटल, उसके बाद आप आ जाइए तो सेंट एक्विनाज, इस तरीके के दार्शनिकों ने नेचुरल लॉ की बात की। किस चीज की? नेचुरल लॉ की, कि समाज जो है वो नेचुरल लॉ के बेसिस पे चलना चाहिए। एरिस्टोटल ने भी ये बात कही, सेंट एक्विनाज ने, थॉमस एक्विनाज ने भी इस चीज की बात की। अगर आप इंडियन फिलॉसफी में देखें तो इंडियन फिलॉसफी में वेदों में भी ये बात कही गई है कि समाज किस पर स्थापित होना चाहिए? धर्म पर स्थापित होना चाहिए। धारणात धर्मम इत्याहु, जो धारण करे वही धर्म है। और धारण करने का अर्थ है जो सपोर्ट करे, यानी जो समाज को धारण किए हुए हो, जो व्यक्ति के चरित्र को, समाज के चरित्र को धारण किए हुए हो, उसी को धर्म कहते हैं। यहां इस धर्म का रिलीजन से मतलब नहीं है। इन द इंडियन पर्सपेक्टिव द मीनिंग ऑफ धर्म इट इज अ मोरल कंडक्ट, मोरल कंडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वेद में भी इस तरीके की बात और मीमांसा दर्शन में भी इस तरीके की बात की गई है। वेद में की गई है और मीमांसा दर्शन में की गई है। ठीक है, मीमांसा फिलॉसफी में की गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है? गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण करना। टू क्रिएट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, टू क्रिएट अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर आप एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स की बात करें तो वर्च्यू एथिक्स का गोल क्या है? कांट के डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का गोल क्या है? ये सभी कहते हैं एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के अनुसार द स्टेट शुड प्रोड्यूस एथिकल सिटीजन्स एंड मोरल लीडर्स। राज्य का उद्देश्य होना चाहिए कि उससे एथिकल सिटीजन्स पैदा हों, उससे केवल बेनिफिशियरीज पैदा ना हो, एथिकल सिटीजन्स पैदा हों, मोरल लीडर्स पैदा हों, ऐसे नेता पैदा हों जो कि समाज को नैतिक नेतृत्व दे सकते हैं। तो हम यहां पर एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स का हवाला दे सकते हैं। ठीक है, आपको बस इसी तरीके से इंडिकेट करते हुए चलना है, चूंकि 125 शब्द का ये आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? गवर्नेंस का जो फिलोसॉफिकल बेसिस है कि सोसाइटी में डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे, कम्युनिटी में अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनके अपने डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट तो क्लैश भी करेंगे एट टाइम्स। तो उनके कंफ्लिक्ट्स को और क्लैशेस को कौन रिजॉल्व करेगा? सो इट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दैट इज अचीव्ड थ्रू गवर्नेंस। उसको गवर्नेंस के थ्रू अचीव किया जाता है। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब ये कहां से आता है? ये जैसे आप बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक प्रैग्मेटिज्म, जॉन डेवी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के दार्शनिक थे, तो उन्होंने प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी दी थी। उनका जो दर्शन है उसे हम प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट what is the function of state through governance? So it must provide practical problem solving. गवर्नेंस के जरिए राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कि जो व्यवहारिक समस्याएं लोगों के दैनिक जीवन में आती हैं उनका समाधान करना। किस तरीके से करना? तो पीसफुल तरीके से करना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म ये एक दार्शनिक आधार बनता है, किसके द्वारा? जॉन डेवी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक महान शिक्षाविद भी थे और एक महान दार्शनिक भी थे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें कि गवर्नेंस का इसके बाद क्या फिलोसॉफिकल बेसिस है। ये पूरी शासन व्यवस्था किस लिए है? तो हमारे सामाजिक जीवन के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, टू अचीव कलेक्टिव डेवलपमेंट, टू अचीव कलेक्टिव डेवलपमेंट। और ये जो कलेक्टिव डेवलपमेंट है ये कहां से आता है? इसका क्या है बेसिस फिलॉसफी में? तो हमने यूटिलिटेरियनिज्म जैसे दार्शनिक सिद्धांतों को पढ़ा है, जिसमें आपको जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, इन लोगों ने यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया था, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो अधिकांशतः आज जो सरकारें हैं वो शासन व्यवस्था को इसी दृष्टिकोण से देखती हैं, जहां पर उनके फैसलों का उद्देश्य होता है कि अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचे और अधिकांश
लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी हो। ठीक है, सो नाउ हियर वी कैन रेफर टू यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेरेमी बेंथम एंड J.S. Mill. Okay, so this is the philosophical basis of governance. इस तरीके से आपको इंडिकेट करते हुए चलना है ताकि आपकी शब्द सीमा भी बहुत ज्यादा अनियंत्रित ना हो जाए। वर्ड लिमिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्वेश्चन के दूसरे सब पार्ट को देखिए क्या कह रहा है। टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोल कैन बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी। अब हमने गवर्नेंस के फिलोसॉफिकल बेसिस को देखा और इससे आपको गवर्नेंस के शासन व्यवस्था के लक्ष्यों का अंदाजा लग गया होगा कि इसके लक्ष्य क्या हैं। क्या वे लक्ष्य लोकतंत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं, कहां तक प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, पर ध्यान रखना है आपको कि शब्द सीमा गोल्स टू बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, गोल्स टू बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी। शब्द सीमा का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने देखा था फिलोसॉफिकल बेसिस में कि ये फंक्शन ऑफ स्टेट है कि समाज को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, मैनेज करना, और उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स लॉज दैट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए एक संविधान की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं कि दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू अ constitution, that can be achieved through rule of law which are indicators of a democratic system. अगर जहां पर संविधान है, जहां पर विधि का शासन है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव है। तो शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को लोकतंत्र में कहां तक पूरा किया जा सकता है, तो अगर एक संवैधानिक व्यवस्था बनाई जाए, विधि का शासन लागू किया जाए, वहां तक हम गवर्नेंस के गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात फिर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात हो गई। अब हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई सिविलाइज्ड सोसाइटी हमें बनाना है। सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है कि मोरल इंडिविजुअल्स डेवलप हों। मोरल इंडिविजुअल्स और एक मोरल सोसाइटी कैसे डेवलप होगी, जब नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज दोनों को सुनिश्चित किया जाएगा, जहां न केवल लोगों के अधिकार सुनिश्चित हों बल्कि लोगों के कर्तव्य भी, नागरिकों के कर्तव्य भी स्पष्ट हों, जब राइट्स और ड्यूटीज के बीच में बैलेंस हो। ठीक है, सो सच गोल्स कैन बी रियलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी व्हेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर बैलेंस्ड। सो बैलेंस्ड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अच्छा, तीसरी बात ये कि भाई हम लोगों ने बात की पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की, कि गवर्नेंस का एक जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, और जो लोगों के बीच में, समूहों के बीच में विवाद होता हो, कन्फ्लिक्ट्स होते हो, उसका समाधान भी शासन व्यवस्था के द्वारा किया जाए। तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ऐसा शासन तंत्र चाहिए, ऐसा पुलिस प्रशासन चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, इस प्रकार की हमें एडजुडिकेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, है ना। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम शासन व्यवस्था के उन उद्देश्यों को लोकतंत्र में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आती है कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात। तो कलेक्टिव डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमने यूटिलिटेरियनिज्म की बात की, बेंथम और मिल के सिद्धांत की बात की। तो हम डेवलपमेंटल अप्रोच अपनाकर, अगर हमारी शासन व्यवस्था में, गवर्नेंस में हमारा आउटलुक डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, हमारा अप्रोच विकास उन्मुख हो, डेवलपमेंटल हो, तो हम उसके माध्यम से लोगों में खुशहाली ला सकते हैं, डेवलपमेंटल अप्रोच। और विशेषकर उसमें जो कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी विकास नीतियां बने और क्रियान्वित हों तो डेवलपमेंटल अप्रोच। अच्छा, वीकर सेक्शंस की जहां तक बात है तो उसमें एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जैसे आपको स्कॉलरशिप्स हैं, सब्सिडीज हैं, रिजर्वेशंस हैं, ये सभी एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज कही जाती हैं। तो ये सभी जो हैं तत्व,
आपको लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या इन तत्वों की उपस्थिति मात्र ही डेमोक्रेसी में गवर्नेंस के गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है? क्या ये सही नहीं है कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार भी है, लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण भी है, एक्सेसिव कंट्रोल भी है, पावर एब्यूज भी है और साथ ही साथ एक्सक्लूजन भी है? क्या सभी समुदाय और लोग समाज में और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में निर्णय लेने में सभी भागीदार होते हैं? क्या सभी को मौका मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो ये सब सीमाएं हैं जहां पर कि गवर्नेंस अपने उद्देश्यों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पूरा नहीं करता दिखता है। हमने किस चीज की बात की? करप्शन की बात की। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस एक्सटेंट तक डेमोक्रेसी गवर्नेंस के गोल को रियलाइज कर सकता है। तो हमने बताया कि भाई इन एक्सटेंट में तो कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में चूंकि करप्शन भी होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी होता है, पावर एब्यूज भी है, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पावर का एब्यूज भी किया जाता है ना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसके बाद एक्सक्लूजन है। तो इन सभी चीजों के कारण लोकतंत्र में जो व्यवहारिक बात है कि गवर्नेंस के लक्ष्यों को पूरा हम कह सकें कि पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो इसका फिर क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि हम लोकतंत्र में सुधार लाएं। लोकतंत्र में किस प्रकार से सुधार लाएं? तो पारदर्शिता लाकर लाएं, शक्ति का विकेंद्रीकरण करें, ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, हम फेयरनेस लाएं अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये बात हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हमें गवर्नेंस के गोल्स को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अचीव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयास करना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और साथ ही साथ हमें फेयरनेस जैसी वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा, फेयर सिस्टम डेवलप करने होंगे, फेयर प्रोसेसेस डेवलप करने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ये ध्यान देना है कि 125 शब्द में जहां पे 2 सब पार्ट वाले क्वेश्चंस हों, वहां बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, वहां आपको इंडिकेटिव होते हुए चलना है ताकि पॉइंट्स थोड़े आपके अधिक हो, आंसर में वैल्यू एडिशन हो। इंडिकेटिव पॉइंट्स रखिए, बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे 2 सब पार्ट हो, मैं बार बार इस चीज को ध्यान दिला रहा हूं, और इस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज द रोल ऑफ अ सिविल सर्वेंट थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन क्रिटिकली। अब यहां पर आपको डायरेक्टिव वर्ड को ध्यान में रखना है, इट इज एक्सप्लेन क्रिटिकली। हिंदी में इसी क्वेश्चन को पढ़ें तो सामाजिक प्रभाव के माध्यम से एक सिविल सेवक की भूमिका प्रशासन का एक अनिवार्य पहलू है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब एक सिविल सेवक जो अपनी भूमिका की अदायगी करते हैं या करती हैं, वो सामाजिक प्रभाव के माध्यम से अपनी भूमिका की अदायगी करें। यह एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक मूल, एक कोर एलिमेंट है, एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, अनिवार्य पहलू है। ठीक है, इसकी आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी है इस कथन की। तो एक चीज को आपको ध्यान से समझना है कि जहां पर किसी भी डायरेक्टिव वर्ड के साथ क्रिटिकली लगा हुआ हो, चाहे वो क्रिटिकली डिस्कस हो, क्रिटिकली एग्जामिन हो, क्रिटिकली एनालाइज हो, क्रिटिकली कमेंट हो, तो उस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्ट में आपको लगभग 70 से 80% जो कंटेंट है अपने आंसर का, वह आलोचनात्मक रखना है, जो उसके डिमेरिट्स को हाईलाइट करे, जो उसके डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करे, जो उसके नकारात्मक पक्ष को उजागर करे। ठीक है, तो आपके आंसर का जो विषय वस्तु होना चाहिए वो 70 से 80% जो बिंदु है वह क्रिटिकल होना चाहिए, अगर डायरेक्टिव वर्ड के साथ क्रिटिकल या आलोचनात्मक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके सिलेबस का कीवर्ड है, और यूपीपीसीएस में एक टेंडेंसी है सिलेबस के कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में ऐड किया गया है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम सोशल इन्फ्लुएंस के डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं, ताकि ये एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको सोशल इन्फ्लुएंस के विषय में ठीक ठीक पता है। सामाजिक प्रभाव और सोशल इन्फ्लुएंस का क्या डिफिनीशन होता है? हाउ कैन वी डिफाइन सोशल इन्फ्लुएंस? सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभाव, और प्रभाव का उद्देश्य क्या होगा?
स्वाभाविक सी बात है कि किसी के विचारों में परिवर्तन, किसी के व्यवहार में, आचरण में, किसी के सिद्धांतों में परिवर्तन ही सामाजिक प्रभाव होगा। तो सामाजिक प्रभाव क्या है? यह एक प्रक्रिया है। सोशल इन्फ्लुएंस इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है? इंटरपर्सनल प्रोसेस है, अंतर व्यक्तिक प्रक्रिया है, जहां पर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति और इस तरीके से पूरा समाज प्रभावित होता है। इंटरपर्सनल प्रोसेस किस चीज का? सो इट इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट कैन कॉज चेंज, दैट कैन कॉज चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन आइडियाज, बिहेवियर एंड ideas, behavior and actions of individuals in a society. Actions of individuals in a society. In a society. मतलब समाज में लोगों के विचार में, सोच में, उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया को हम सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर। कई बार आपने अपने बचपन में आपके रोल मॉडल आपके जिला के जिलाधिकारी हो सकते हैं, आपके जिले के पुलिस कप्तान हो सकते हैं या हो सकती हैं, है ना, या कोई जज हो सकता है, कोई लोक सेवक हो सकता है। तो सिविल सर्वेंट्स वो सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं और वह एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भूमिका का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। अब ये कथन तो है, पर आपको इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, यानी आलोचनात्मक पक्ष को ज्यादा ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि आजकल लोक सेवकों में भी यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। दे आर ऑल्सो मोर टेम्पटेड टुवर्ड्स पब्लिसाइजिंग देमसेल्व्स एंड देयर एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया, जहां पर वो सोशल मीडिया में अपने आप को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाने का प्रयास करते हैं। तो शायद उस दृष्टिकोण से हमें इसमें देखना है। तो सोशल इन्फ्लुएंस को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करने के बाद हम सीधा प्रश्न पर आ जाएंगे। और चूंकि क्रिटिकल एस्पेक्ट लिखना है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट की भी चर्चा करनी होगी। 2-3 बिंदु हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लिख देंगे, बाकी का जो रेस्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा वो क्रिटिकल एस्पेक्ट पर फोकस्ड होगा। 8 मार्क्स का आपको आंसर लिखना है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं है। अच्छा, तो पहली बात हुई रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस, थ्रू सोशल इन्फ्लुएंस। हमने एक सब हेडिंग बना दी और इसी सब हेडिंग में हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स 2-3 बिंदु हम यहां पर शामिल करेंगे। सबसे पहली बात कि एनी सिविल सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उन्हें एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी पड़ती है। ही और सी फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स टू द पब्लिक। और इस तरीके से वो सरकार और जनता के बीच में एक पुल का काम करती हैं, एक ब्रिज का काम करती हैं। सो फैसिलिटेटर, किस तरीके से? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर। तो अगर एक लोक सेवक अपने सोशल इन्फ्लुएंस का, सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करे, सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करे और अपने फैसिलिटेटर होने की भूमिका का सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से विस्तार करे, स्कीमों के डिजाइन में हो, प्लानिंग में हो, इम्प्लीमेंटेशन में हो, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हमने कई बार देखा है कि खासकर मातृत्व एवं बाल कल्याण योजनाएं हैं, जो मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स हैं, बेनिफिट स्कीम्स हैं, छात्रों से संबंधित हो, एमडीएम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो वहां पर जो डायरेक्ट एक पुल का काम लोक सेवक करता है, सोशल इन्फ्लुएंस के द्वारा, सामाजिक प्रभाव के द्वारा लोगों में उन स्कीमों के एडॉप्शन को लेकर, उन स्कीमों के प्रोविजंस की जानकारी को पहुंचाना, इन सभी को सुलभ बना पाता है। तो यहां पर सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर। तो इसमें क्या है कि वह नागरिकों के ब्रिज बिटवीन, किसके किसके बीच में पुल का काम करता है? सिटीजन एंड दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरी चीज है कि civil servants, so they must have leadership skills when they perform their role in the public life. उन्हें एक नेतृत्व की भूमिका निभानी है, अपने जो प्रशासन के
साथी हैं, कर्मचारी हैं, अपने जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबको एक टीम की तरह लीड करना है, और न केवल उन्हें बल्कि पूरी जनता को भी सामाजिक प्रगति के लिए एक नेतृत्व प्रदान करना है। तो वहां पर यदि वो अपने सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो वो कोर एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपेक्षा की जाती है कि वो समाज का और लोगों का, उनकी समस्याओं के समाधान में नेतृत्व प्रदान करे, तो वहां पर वो अच्छी बात है। अच्छा, उसी तरीके से हमने बात की, सो सिविल सर्वेंट्स थ्रू देयर सोशल इन्फ्लुएंस कैन वर्क एज अ रोल मॉडल। समाज में उनका प्रभाव माना जाता है, दे हैव रेपुटेशन, सो दे कैन work as a role model. At the same time they can also act as change maker in the society. वो समाज में बदलाव लाने के वाहक बन सकते हैं, कैटलिस्ट बन सकते हैं, ड्राइवर्स बन सकते हैं। ओके, एंड इन ऑल ऑफ देम दे कैन यूज their social influence, and due to the positive aspect it is directly a essential aspect of administration. इस तरीके से अगर वो अपनी भूमिका निभाते हैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में, तो फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक, हम कह सकते हैं कि एसेंशियल एस्पेक्ट है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन क्रिटिकली पूछता है तो हमें उस पर क्रिटिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना होगा। अब क्रिटिकल एस्पेक्ट इसमें क्या है, जो निगेटिव एस्पेक्ट है या क्रिटिकल एस्पेक्ट है, निगेटिव एस्पेक्ट है। सबसे पहली बात कि सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से जब सिविल सर्वेंट अपनी भूमिका को निभाने लगते हैं, और आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में यह चलन ज्यादा है, सो देयर इज अ टेम्पटेशन फॉर पब्लिसिटी, दे अज्यूम देमसेल्फ टू बी सेलिब्रिटीज, सो देयर इज अ टेम्पटेशन फॉर पब्लिसिटी। और जहां पर पब्लिसिटी का टेम्पटेशन आता है, वहीं पर जो मेन गोल्स हैं, मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है सिविल सर्वेंट का, वह डाइवर्ट हो जाता है और वो सेल्फ सेंट्रिक बन जाता है। तो वहां पर यह वांछनीय नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी भूमिका को निभाने में, सो इट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ एनोनिमिटी वेयर यू आर मोर इन पब्लिक लाइमलाइट। जब आप सोशल इन्फ्लुएंस का ज्यादा प्रयास करेंगे सामाजिक प्रभाव के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने का, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप समाज में, जनता में, मीडिया के माध्यम से ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे, और उससे फिर व्यक्ति में ये जो सिविल सर्विस का एक फाउंडेशनल वैल्यू है कि एनोनिमस होके काम करना है, तो एनोनिमिटी बहुत ज्यादा बच नहीं जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेंट्रल एस्पेक्ट नहीं होता है, वहां पर यह कठिनाई सामने आती है कि जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विस के, वो चैलेंज हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट सोशल इन्फ्लुएंस पे ज्यादा इंफसाइज करे अपने फंक्शंस को, ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, तो वह सिस्टम इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाता है। हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का जॉब ट्रांसफरेबल होता है, दे आर पार्ट ऑफ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बट दे हैव टू अंडरगो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। तो इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम हमें नहीं चाहिए, हमें कैसा सिस्टम चाहिए, सिस्टम सेंट्रिक चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिस्टम सेंट्रिक होनी चाहिए, व्यवस्था ऐसी विकसित हो कि लोग आए और जाएं पर नागरिकों की जरूरतें पूरी हों। सो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग मोर सोशल इन्फ्लुएंस टू conduct your duties as a civil servant is that now the system becomes individual centric or the bureaucracy becomes individual centric. अब वो व्यक्ति तो मान लीजिए चला गया, और उसके बाद आगे जो नए व्यक्ति आए उनका अपना अलग टेम्परामेंट होगा, तो सोशल इन्फ्लुएंस पर ही पूरा हम निर्भर नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इट कैन लीड टू एन इन्फ्लेटेड ईगो। हमने बात की ना कि अगर सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अपनी भूमिका के लिए कोई सिविल सर्वेंट करते हैं, तो उससे एक इन्फ्लेटेड ईगो, एक डिस्टॉर्टेड ईगो का जन्म हो सकता है। दैट कैन लीड टू एरोगेंस एंड इट कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। ओके, या फिर नागरिकों के और सरकार के बीच की दूरी को बढ़ा सकता है। अब अगर सामाजिक प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति अपने आप को अपने पद से अधिक शक्तिशाली मानने लगेगा या मानने लगेगी। तो वैसी स्थिति में सोशल इन्फ्लुएंस क्या करेगा कि यह सिविल सर्वेंट के अंदर
एरोगेंस को डेवलप करेगा, और एरोगेंस के डेवलप होने से फिर जो जनता का हित है वो दरकिनार हो जाएगा, और इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट के अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करेंगे। सो दीज आर द निगेटिव एस्पेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करें कि सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर अगर ज्यादा इंफेसिस होती है तो पब्लिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। एज यू आर मोर इन कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक, सो पब्लिक प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस आल्सो इंक्रीजेस। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, लोगों का दबाव बढ़ जाता है, मीडिया का दबाव बढ़ जाता है, और हर प्रकार से आप सेंटर ऑफ अटेंशन में होते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल फॉर फंक्शनिंग एज अ सिविल सर्वेंट। ओके, सो इंक्रीज्ड पब्लिक प्रेशर, इंक्रीज्ड पब्लिक प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, ठीक है। सो दीज आर द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, सो दीज आर द critical aspects when you consider role of civil servant through social influence while analyzing it as a central aspect of administration or essential aspect of administration। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कंक्लूड कैसे करें? तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भाई सोशल इन्फ्लुएंस तो जरूरी है। सोशल इन्फ्लुएंस इज ए टूल अवेलेबल फॉर द सिविल सर्वेंट, जहां पर कि वो अपने सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर, उनके विचारों में, सोच में, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो व्यवहार है, चाहे वो प्रशासन के अंदर हो या समाज में हो, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस जरूरी है, पर उसका एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, उसका उतना ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे किए जा सके। उसके अलावा जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के, उसको इंटैक्ट रखते हुए कार्य करना है। फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे एनोनिमिटी, इंटेग्रिटी, है ना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। सो वी कैन हैव अ कंक्लूजन दैट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विस के, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इस तरीके से एक संतुलित आपको इसमें निष्कर्ष देना है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू यू एक्सेप्ट दैट मोरल वैल्यू चेंज विद जनरेशंस? व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज? तो ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हिंदी में पढ़ें तो क्या आप मानते हैं कि नैतिक मूल्य पीढ़ियों के साथ बदलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सोशल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो पर आपके एप्लीकेशन ऑफ एथिकल माइंड और आपके सोशल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो। तो क्या आप मानते हैं कि नैतिक मूल्य पीढ़ियों के साथ बदलते हैं? मूल्यों के विकास में मीडिया की क्या भूमिका है? मूल्यों के विकास में, इनकलकेशन में मीडिया की क्या भूमिका है? तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट कर सकते हैं मोरल वैल्यूज को डिफाइन करते हुए। मोरल वैल्यूज को हम इंट्रोडक्शन में अगर डिफाइन कर दें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसको लेकर हमारी समझ क्या है। तो व्हाट आर मोरल वैल्यूज? वी नो दैट वैल्यूज आर समथिंग विच आर पॉजिटिव, विच आर हेल्ड टू बी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, इसीलिए हम उन्हें वैल्यूज कहते हैं, मूल्य कहते हैं। मूल्य इसीलिए कहते हैं ना कि उनमें कुछ मूल्यवान है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, सकारात्मक है, सुखदायी है, अच्छा है, इसलिए हम उन्हें वैल्यूज कहते हैं। मोरल वैल्यूज क्या हुआ? सो सच आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, सच स्टैंडर्ड्स विच हेल्प टू डिटरमाइन राइट एंड रॉन्ग इन एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। मोरल वैल्यूज क्या है? नैतिक मूल्य वह आदर्श, सिद्धांत और मानक हैं जो कि किसी व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के कर्म और व्यवहार में सही और गलत का निर्धारण करते हैं। हम उन्हें मोरल वैल्यूज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, पीस, नॉन वायलेंस, शांति, अहिंसा, ये सभी आपको मोरल वैल्यूज के उदाहरण है। कंपैशन है, जस्टिस है, ये सभी मोरल वैल्यूज के उदाहरण है। ठीक है, अब मोरल वैल्यूज का बेसिस क्या है? तो मोरल वैल्यूज को हमने कैसे परिभाषित किया?
So moral values are ideals, principles, principles and standards, principles and standards that determine that determine that determine right and wrong, that determine right and wrong in actions and behavior of actions and behavior of individuals in society, individuals in society। ठीक है, ध्यान देना है कि 8 मार्क्स का प्रश्न है। हम पहले 5 प्रश्नों को इस टेस्ट पेपर में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए शुरुआती जो प्रश्न होते हैं सेक्शन ए के वो 8 मार्क्स के होते हैं, 125 शब्द में लिखे जाने होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि 10 से 15 शब्द में मोरल वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। और ये मोरल वैल्यूज आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि यह आपको कहाँ से डिराइव हो सकते हैं, या कल्चर से डिराइव हो सकते हैं, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से, हमारे कस्टम्स से, जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे धर्म हैं, रिलीजन्स हैं। ठीक है, ओके, आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूं। और मोरल वैल्यूज का एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस। उसी तरीके से कई कल्चर में पीस, ट्रूथ, कई कल्चर में ऑनेस्टी, जस्टिस, तो ऑल दीज आर सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, ये सभी नैतिक मूल्य है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पर जो कहता है कि डू यू एक्सेप्ट दैट मोरल वैल्यू चेंज विद जनरेशंस। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि क्या पीढ़ियों के साथ, पीढ़ी के बदलने के साथ नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। आपने अपने परिवार में देखा होगा कि जो मूल्य आपके ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड करते थे, क्या वो मूल्य हमारे पेरेंट्स होल्ड करते हैं, क्या वो जो पेरेंट्स जो वैल्यूज होल्ड करते हैं, क्या हम आज की पीढ़ी उसे होल्ड करते हैं, और क्या हमारे बाद की जो पीढ़ी है उनके लिए सेट ऑफ वैल्यूज भी वही है, या उनके लिए सेट ऑफ वैल्यूज बदल गए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो व्हाट शैल वी से इन दिस कंटेक्स्ट, दैट मोरल वैल्यूज, moral value, change in moral values, change in moral values, moral values with generation, with generations, with generations, है ना। अच्छा, ओके, we know that there are certain values which are universal। कुछ तो ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, हर समय के लिए प्रासंगिक हैं और महत्वपूर्ण हैं, वो समय के साथ नहीं बदल सकते। सो वी हैव 2 सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, और हम उसी के बेसिस पे यहाँ पर इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। वन सेट इज यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज एंड द अदर वन इज वेरिएबल वैल्यूज। एंड व्हाट चेंजेस विद जनरेशन, पीढ़ियों के बदलने से किस प्रकार के नैतिक मूल्यों में बदलाव आएगा। तो साधारण सी बात है कि जो वेरिएबल मोरल वैल्यूज हैं उनमें बदलाव आएगा और यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज में बदलाव नहीं आएगा। कौन कौन से यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं, जैसे शांति की बात करें तो किसी पीढ़ी में भी शांति एक मोरल वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहेगी। नॉन वायलेंस भी एक वैल्यू होगा, हमेशा के लिए बना रहेगा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। उसी तरीके से ट्रुथ, ट्रुथ, क्या किसी भी पीढ़ी में सत्य को एक निगेटिव वैल्यू माना जा सकता है, समथिंग अनडिजायरेबल। सो ट्रुथ विल ऑलवेज बी अ मोरल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ जनरेशंस। ठीक है, सही बोलना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। यहाँ पर लोगों ने अपने प्राण देकर भी अपने वचन से विमुख नहीं हुए हैं। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपने जो बोली के, अपने वचन का जो मूल्य है उसकी कीमत इतनी होती थी। अच्छा, ट्रूथ हो गया। उसी तरीके से कंपैशन, क्या किसी भी पीढ़ी के लिए करुणा ये हमेशा यूनिवर्सल वैल्यू रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कंपैशन है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, आदर है। ओके, सो दीज आर सम यूनिवर्सल वैल्यूज विच डोंट चेंज, जिनमें पीढ़ियों के साथ बदलाव नहीं आता। अच्छा, तो क्या बदलता है, क्या मोरल वैल्यूज पीढ़ियों के साथ बदल जाते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कई चीजें तो बदल जाती हैं। जैसे सक्सेस की परिभाषा, सक्सेस, सफलता किसे कहेंगे? पहले के जमाने में जिनके पास बड़े परिवार होते थे, बहुत जिनके पास कृषि भूमि होती थी, एग्रीकल्चरल लैंड होता था, वे ज्यादा शक्तिशाली और सफल माने जाते थे।
लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति की परिभाषा बहुत ही सब्जेक्टिव है। आज की पीढ़ी के लिए तो सफलता बहुत ही एक सब्जेक्टिव आइडिया है, एक सब्जेक्टिव मोरल वैल्यू है। तो यहाँ पर मोरल वैल्यू में बदलाव है। आज हम मटेरियल प्रोग्रेस को ज्यादा सक्सेस मानते हैं, जहां पर कि हम भौतिक संपदा और संपत्ति जितनी अर्जित कर लें उतने सफल हम समाज के दृष्टिकोण से माने जाते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी या ग्रैंड पेरेंट्स की पीढ़ी में भी यही परिभाषा सफलता की थी? उस समय सफलता के नैतिक मानक क्या थे? उस समय यह माना जाता था कि जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक, जितना चरित्रवान होगा, वो अपने जीवन में उतना सफल है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से जितना सुखी है, जो व्यक्ति इंटरनली जितना कंटेंटेड है, वो उतना ज्यादा सुखी व्यक्ति है, उतना सफल व्यक्ति है। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं हैप्पीनेस की, आनंद, सुख, खुशी। तो आप देखते हैं कि जनरेशन के साथ ये चीजें बदलती हैं। स्पिरिचुअल एलिमेंट में, मोरल एलिमेंट में सुख प्राप्त करना, लिटरेचर में, आर्ट में, इन चीजों में सुख प्राप्त करना, जो रिफाइंड हैप्पीनेस है। आज की पीढ़ी में हैप्पीनेस किस में है? तो परस्यूट ऑफ प्लेजर में है, ज्यादातर सेंसुअल प्लेजर में है, जो हमें सेंसेस से डिराइव होता है। तो बदल गया ना पीढ़ियों के साथ मोरल वैल्यूज की परिभाषा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वैसे ही हम फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम की, तो पहली की पीढ़ी के लिए फ्रीडम का ज्यादातर अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और आजादी से था। अभी के टाइम पे जनरेशन्स बदलने के साथ फ्रीडम मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है। डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस, एक्शंस, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को लेकर ज्यादा बात होती है। उसी तरीके से हम बात करें कि जस्टिस का कंसेप्ट, इक्वालिटी का कंसेप्ट, अभी हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, तो ये इंटरजेनरेशनल आइडियाज नहीं है। समय के साथ न्याय का सिद्धांत बदला है। हम आज जलवायु न्याय की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो केवल मानव केंद्रित नहीं है, दैट ऑल्सो गोज बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स टू ऑल लिविंग बींग्स एंड लाइफ फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है, उस केवल मानव जीवन को संकट में नहीं डाल रहा, समस्त जैव परिस्थिति को और समस्त जीव जंतुओं को संकट में डाल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वो बदल गया। इक्वालिटी की जब हम बात करें, अब के जनरेशन में जेंडर इक्वालिटी पर बहुत फोकस है, और न केवल महिला पुरुष समानता की बात है, बल्कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ जेंडर हैं, LGBTQIA+, उनकी भी इक्वालिटी की बात है। ठीक है, सो नॉट अलोंग जेंडर ओनली बट for different social groups and communities also. So the idea of equality also transforms over the period of time. उसी तरीके से rights and duties की बात है। समय के साथ जो अधिकारों की संकल्पना है, कर्तव्यों की संकल्पना है, वो भी बदलती है। पहले हम अधिकार सीमित समझते थे, जीवन का अधिकार है ना, राजनीतिक अधिकार, इन चीजों पर हमारा फोकस होता था। पर अभी के समय में अब प्राइवेसी की भी राइट को सुप्रीम कोर्ट ने एक मौलिक अधिकार मान लिया। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज हम जानते हैं कि यह बाद में संविधान में जोड़ा गया है 1976 के संशोधन में, 42वें संशोधन में। सो ऑल दीज थिंग्स दे indicate that certain values, they are constantly changing, and there are certain values which are universal, which does not change with generations. तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि हाँ, हमारे अनुसार कुछ तो ऐसे मोरल वैल्यूज हैं जो वेरिएबल हैं, जो बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मोरल वैल्यूज हैं जो नहीं बदलते। सो इट विल बी अ बैलेंस्ड अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब दूसरे सब पार्ट पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज? मीडिया का क्या रोल है? चलिए देखते हैं मीडिया का क्या रोल है। रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। वी नो दैट मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोसाइटी, पर्टिकुलरली in a democratic society. So role of media in inculcation of values, in inculcation of values. आप देखिए कि आपकी सिलेबस में रोल ऑफ सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज वो एक टॉपिक है। तो रोल ऑफ मीडिया इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज क्या है? सबसे पहले मीडिया क्या करता है? ये लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को एजुकेट करता है मोरल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। किस प्रकार से करता है? मीडिया में जो डिस्कशंस होते हैं, मीडिया में जो डिबेट्स होते हैं, हालांकि आजकल ऐसे विशेषकर टीवी
टीवी मीडिया, जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, उन पर डिबेट और डिस्कशन की जो गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा गिरी है। पर यदि हम व्यापक मीडिया की बात करें, जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए, उसमें डिबेट और डिस्कशंस के माध्यम से मोरल वैल्यूज को लेकर जनता में एजुकेट करना, पब्लिक को एजुकेट करना उनका रोल है। अच्छा, ये जो डिस्कशंस हैं और ये डिबेट है, इससे होता क्या है? इससे डायलॉग होता है आपस में। अगर मीडिया सही से अपनी इस भूमिका को निभाए तो वो सामाजिक चरित्र के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। आप देखिए ना, आजादी के दौर में जाइए, जितने बड़े बड़े राजनेता थे, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी ने अपने अपने न्यूज़पेपर शुरू किए थे, अधिकांश लोगों ने। और उनका उद्देश्य क्या था? कि लोगों में राष्ट्रवाद की सकारात्मक भावना को फैलाना, लोगों में उनके अधिकारों को, मनुष्य के रूप में उनकी गरिमा को मजबूत बनाना और एक स्वतंत्र भारत की नींव तैयार करना, एक सामाजिक चरित्र, आत्मविश्वास का पैदा करना, स्वावलंबन का पैदा करना, यह उनका उद्देश्य था। पर आज के समय में अगर आप मीडिया के डिबेट्स और डिस्कशंस देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। तो मीडिया को अपनी इस भूमिका को ध्यान में रखना होगा कि उसका कार्य समाज में मोरल वैल्यूज के इनकलकेशन का भी है, जो कि डायलॉग के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना और एक सहिष्णु समाज, एक टॉलरेंट सोसाइटी को डेवलप या क्रिएट करने में उसकी भूमिका है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मोरल वैल्यूज से रिलेटेड स्टोरीज को ब्रॉडकास्ट करना, प्रमोट करना। ठीक है, टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट स्टोरीज, impactful स्टोरीज which put emphasis on moral values displayed by individuals, by communities, उसको प्रमोट करना। कई बार हम देखते हैं कि मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में भी लोगों के द्वारा किए गए सेल्फलेस एक्शंस को कितना प्रेज किया जाता है। तो उससे क्या होता है? मोरल वैल्यूज के विषय में ही तो प्रचार प्रसार होता है लोगों के बीच में। तो ये मीडिया का काम है, इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज में। तीसरी एक चीज है कि मीडिया का काम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को रिवार्ड करना भी है जो मोरल वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ग्रुप है जो कि जर्नलिज्म के लिए अवार्ड्स देता है, जर्नलिज्म में एक्सेलेंस के लिए अवार्ड देता है, पब्लिक गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेलेंस के लिए अवार्ड देता है। सो बाय रिवार्डिंग सच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और कंपनीज और एंटिटीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पब्लिक गवर्नेंस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं और मोरल वैल्यूज को, करेज को, इंटेग्रिटी को, ऑनेस्टी को, इनोवेशन को, इन सभी क्वालिटीज को, ऑनेस्टी को, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इन चीजों को डिस्प्ले किया है, उनको रिवार्ड करना। वी हैव सच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन जर्नलिज्म एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, उसके बाद मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है कि वह कल्चर के एक एलिमेंट के रूप में अपने आप को देखे, कल्चर के, संस्कृति के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में। सो रोल एज अ कल्चरल एलिमेंट। तो मीडिया का मतलब केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, इसमें सिनेमा भी आता है, कार्टून्स भी आते हैं, और क्या क्या आता है आपको इसमें? सोशल मीडिया तो अभी के समय में आता ही आता है, सोशल मीडिया भी आता है, इंटरटेनमेंट भी आता है। इंटरटेनमेंट, जो हम इंटरटेनमेंट के नाम पे टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, डेली सॉप्स, ये सभी चीजें देखते हैं, वो भी तो मीडिया है। तो सिनेमा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मोरल वैल्यूज का प्रचार और प्रसार। व्हेन मीडिया कंसीडर्स इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट इन द सोसाइटी। अब सिनेमा क्या बन रहा है, आप देखिए किस प्रकार से, केवल ऑब्सिनिटी, केवल वायलेंस, केवल वल्गैरिटी, इन चीजों का सहारा लेकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाना उद्देश्य रह गया है सिनेमा का। तो अगर इसके विपरीत देखें, ठीक, तो मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करने में, हम जानते हैं कि पैट्रियटिज्म को इनकलकेट करने में भारत में या भारत से बाहर सिनेमा का कितना प्रमुख योगदान रहा है। अभी हाल में ही मनोज कुमार, जो कि एक बहुत सुविख्यात और बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे, उनकी मृत्यु हुई, उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। तो देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना, लोगों के बीच में आपस में सांप्रदायिक सद्भाव की भावना पैदा करना, ये सिनेमा का कार्य होना चाहिए, ना कि ठीक इसके विपरीत कि लोगों में सामाजिक फूट पैदा करें, सांप्रदायिक धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करें। तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जब मीडिया अपने आप को एक कल्चरल एलिमेंट के रूप में देखती है तो वह मोरल वैल्यूज के इनकलकेशन को
आगे बढ़ाती है। ठीक है, उसी तरीके से कार्टून्स हैं, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया भी मीडिया का एक हिस्सा है और हमारे कल्चर का एक अहम भाग बन चुका है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके के न्यूज शेयर किए जाते हैं, जिस तरीके के कंटेंट, जिस तरीके की भाषा में शेयर किए जाते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सोशल मीडिया पर ज्यादा हैं। यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो उन सभी का जो माइंड है, इम्प्रेशनेबल माइंड है, वो सोशल मीडिया से इम्पैक्टेड होता है। तो सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी शेयर करें तो इस जिम्मेदारी के साथ कि आपको छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और उनके मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सो दिस मोरल एलिमेंट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द सोशल मीडिया ऑल्सो। एंड एंटरटेनमेंट के नाम पे वेब सीरीज हैं, सीरियल्स हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। एंड दे कैन हियर प्ले अ रोल इन इनकलकेशन ऑफ मोरल वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू देयर आर अ नंबर ऑफ न्यू प्रोग्रेसिव इशूज एंड आइडियाज। कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो लैंगिक समानता को लेकर हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव को लेकर हो, सांप्रदायिक आपस में सद्भाव या तनाव को लेकर हो। तो वेब सीरीज इंटरटेनमेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे कि मोरल वैल्यूज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मीडिया के रोल को जब आप इस तरीके से यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे तो उससे आपका आंसर व्यापक बनेगा। प्रयास करें कि आंसर जितना ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कवर करे, मीडिया के जितने मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करे। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब इस उत्तर में चूंकि 125 शब्द का है तो कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हम ये बात कह सकते हैं कि भाई मोरल वैल्यूज जो हैं दे आर सर्टेनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कई ऐसे मोरल वैल्यूज होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर के प्रोसेस में वो उनमें बदलाव भी आता है, उनकी समझ बदलती है, उनका स्वरूप, संरचना बदल जाती है, स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन इसमें मीडिया की कैसी भूमिका होनी चाहिए? मीडिया को एक अनबायस्ड बॉडी के रूप में काम करना चाहिए। मीडिया को बिना पक्षपात के ऑब्जेक्टिव फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, तभी वह वैल्यू के इनकलकेशन में एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में काम कर सकेगा, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर सकेगा। आप इसमें एक डेटा भी कोट कर सकते हैं मीडिया के रिस्पेक्ट में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 180 देशों में 159 है, 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अच्छा 2024 का ये है। पिछले साल हालांकि और भी बुरी स्थिति थी, 161वां स्थान था 180 देशों में 2023 में। तो आप अपने आंसर में अगर डेटा को भी, रेलेवेंट डेटा को भी शामिल करते हैं तो उससे आपके उत्तर का मूल्यवर्धन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के डिस्कशन में चौथे प्रश्न की ओर। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? व्हाट इज हिज आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन? व्हाट इज हिज आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन? अब देखिए, चूंकि यूपी पीसीएस के सिलेबस में मेंस में एथिक्स पेपर 4 में आपको लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर्स, ये एक आपको टॉपिक है ना, मोरल लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वहां पर आपसे जो ऐसे हाई एथिक्स वाले और इंटीग्रिटी वाले लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के विषय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड देयर वी एंटिसिपेट दैट अर्लियर philosophical और philosopher based questions have been asked in the examination UPPCS। जैसे आपसे गांधी के बारे में, बुद्धा के बारे में, मार्क्स के बारे में, इनके बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो शायद आगे उम्मीद है कि लीडर्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, और उसमें भारत में यदि हम नाम लें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम उसमें सर्वोपरि आता है, प्रमुख नामों में से एक है। सो hence we have taken this question, what lessons do you learn from the life and works of Dr. APJ Abdul Kalam? What is his idea of a strong nation? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस में भी स्पेसिफिक आंसर देने हैं। आप जितना स्पेसिफिक आंसर देंगे, जितना प्रिसाइज आंसर देंगे, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। सो 8 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और कार्यों से आप क्या सबक सीखते हैं? एक मजबूत राष्ट्र के विषय में उनका क्या विचार है?
तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि डॉक्टर कलाम का एक स्ट्रॉन्ग नेशन को लेकर क्या आइडिया है, कैसे राष्ट्र को वो एक मजबूत राष्ट्र मानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर डॉक्टर कलाम का एक संक्षिप्त परिचय दे देंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम who was much endeared by the people of India, particularly children. So Dr. APJ Abdul Kalam कौन थे ये? He was a renowned scientist. He was a renowned scientist, and the 11th president and the 11th president of India and the 11th president of India. भारत के पूर्व राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति, 2002 से 2007 के बीच में उनका कार्यकाल रहा और पूरे न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, एक बड़े स्टेट्समैन के रूप में देखा जाता था। अच्छा, नाउ व्हेन वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, मेन बॉडी के बारे में हम बात करें तो दो सब पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले सब पार्ट को हम डील करेंगे और पहले सब पार्ट में है कि व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर कलाम। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली पुट अ सब हेडिंग हियर। हम एक सब हेडिंग दे देंगे, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर कलाम। ठीक है, पहला सब हेडिंग ये ध्यान देना है। दो सब पार्ट है तो हमें प्रिसाइज भी रहना है और एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से आंसर को करना है। पहली चीज कि डॉक्टर कलाम किस लिए जाने जाते हैं? अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं, अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी विच वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। उन्होंने अपने जीवन में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी परंतु हमेशा एक सरल जीवन जिया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही ऑक्युपाइड द ऑफिस ऑफ President of India, but he lived the very same simple life which he used to live before. और उनकी जो विनम्रता थी, the way he interacted with people, interacted with children, interacted with people from different social groups, so that brought a distinctive element to his personality. कि इतना बड़ा व्यक्ति भी जिसने अपने जीवन में इन तमाम उपलब्धियों और सफलताओं को प्राप्त किया हो, इतना यश प्राप्त किया हो, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, वो व्यक्ति भी इतना सरल और इतना विनम्र हो सकता है। सो वी मस्ट बी रिमेन ग्राउंडेड एंड बी सिंपल एंड हम्बल इन लाइफ, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट हिज पैशन फॉर सर्विंग पीपल एंड द नेशन, हिज पैशन फॉर सर्विंग द पीपल एंड द नेशन, लोगों की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा के प्रति जो उनका एक जज्बा था, जो पैशन था, विच ही डिस्प्लेड ऑल थ्रू हिज करियर एज अ साइंटिस्ट और लेटर ऑन आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यही पैशन था जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम जानते हैं कि वो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान, न्यूक्लियर क्षेत्र, मिसाइल विकास, इन सभी से संबंधित कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। सैटेलाइट डेवलपमेंट हो, मिसाइल डेवलपमेंट हो या फिर न्यूक्लियर सेक्टर की हम बात करें, हम जानते हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इन सभी चीज के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया, लोगों का राष्ट्रपति, जनता का राष्ट्रपति। So such was his devotion towards the people, towards serving the people. He said that he wanted to make the president's house accessible to everyone, easily accessible to everyone, and he was himself very accessible to people. वो खुद भी बहुत accessible थे। So people's president। तो हम ये सीख सकते हैं कि हम किसी भी पद पर हो, सार्वजनिक जीवन में हमें जनता के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना है, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। अच्छा, इतने महत्वपूर्ण पदों पर होने के बावजूद भी हमेशा उन्होंने पब्लिक लाइफ में हाईएस्ट इंटीग्रिटी को अपहोल्ड किया। वो इसी चीज के लिए जाने जाते थे, एज ही वाज नोन फॉर अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। अगर आपको कोई एक उदाहरण देना हो तो आप आराम से डॉक्टर कलाम का उदाहरण दे सकते हैं। सो ही मेंटेन्ड द हाईएस्ट इंटीग्रिटी, decorum and dignity of office. So whichever office he occupied,
decorum and dignity of office he maintained. While he was the president, he was mostly apolitical, mostly apolitical. He always focused on the moral authority of the president to deliver his message, and through such messaging he wanted to bring a larger change in the society. और खासकर उनका ध्यान चिल्ड्रन पे होता था, यूथ पर होता था, ज्यादा से ज्यादा यूथ से इंटरेक्ट करते थे, बच्चों से करते थे. Why? He gave the people the power of dreaming, the power of dreaming, power of dreaming. So we can learn from his life and work the power of dreaming, that how from such a modest family background he used to be a poor child, न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करते थे बचपन में, और वहां से भारत के हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच जाना, एक राष्ट्रपति बनना, एक अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है, एक अपने आप में एक अविश्वसनीय घटना लगती है, एक कोई सपने के पूरा होने जैसा लगता है. सो द पावर ऑफ ड्रीमिंग, he inspired the young generation, the young people to dream, and he said that dreaming small is a crime. छोटे सपने देखना अपराध है. So dream big not only for yourself but for the nation. Okay, so the power of dreaming we can learn from his life. At the same time, he had a completely inclusive world view, completely inclusive outlook, वर्ल्ड व्यू. सो उनका जो धर्म के प्रति दृष्टिकोण था बहुत सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था. वो सभी धर्मों के साथ और उनके विचारों, पद्धतियों, हर चीज को जानने समझने का प्रयास करते थे, इंटरैक्ट करते थे. सो हिज इंक्लूसिव वर्ल्ड व्यू, इट वाज पर्टिकुलरली वर्थ हाईलाइटिंग एंड एमुलेटिंग. उन्हें हर किसी को धारण करना चाहिए, एमुलेटिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी ऑल्सो नो दैट ही इज नोन फॉर हिज करेज. He is known for his courage, which he displayed throughout his career, not only as one of the most important personalities behind India's security and defense, but while acting as a president of India. ऐसे भी कुछ मौके आए जब सरकार के फैसले के विपरीत उन्होंने बिल्स को लेकर, विधेयकों को लेकर अपनी संस्तुतियां दी. So at few occasions he also returned the bill passed by the parliament for reconsideration due to his own conscience. तो इस तरीके का व्यक्ति जो कि अपने कंसाइंस के अनुसार काम करे, अपने अंतरात्मा को सुनकर काम करे, देश के व्यापक हित में काम करने का प्रयास करे और बच्चों में भविष्य देखे, युवाओं में भविष्य देखे, उन्हें इंस्पायर करे, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन और कार्यों से तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है. सो यू कैन write these points with respect to the first sub part of the question, and when it comes to the second sub part, what is idea of a strong nation? उनका strong nation का idea क्या था? He much talked about the India being a developed country by 2020. He had a vision 2020. He wrote a book also, India 2020. So he wanted India to be a developed nation by the year 2020. So what he meant by a strong nation, So Dr. Kalam's ideas of a strong nation, अच्छा, अब यहां पर आपको थोड़ा स्पेसिफिक पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेग और जनरल पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप स्पेसिफिक उनके आइडियाज को लिखते हैं. नॉर्मली हम स्ट्रॉन्ग नेशन किसे मानते हैं? स्ट्रॉन्ग नेशन हम उसे मानते हैं जो कि इकोनॉमिकली, मिलिटरली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मजबूत है. तो ये तो व्यू कलाम साहब का भी था. ही कंसीडर्ड दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली स्ट्रॉन्ग, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग. अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और सैन्य क्षमता मजबूत होनी चाहिए. उसके साथ ही साथ एज ही वाज अ साइंटिस्ट एंड ही बिलीव्ड दैट विज्ञान और तकनीक ही अर्थव्यवस्था का आधार होता है, हमारे सैन्य क्षमता का आधार होता है. ही वाज ए स्ट्रॉन्ग वोटरी एंड एडवोकेट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस. वो भारत के एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में होने को बहुत पैशन के साथ डिफेंड करते थे. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडियन सिविलाइजेशन इट एडवोकेट्स पीस, नॉन वायलेंस, despite the fact he said that strength recognizes strength, केवल शक्ति ही क्षमता को पहचानती है. इसीलिए भारत के लिए भी एक न्यूक्लियर नेशन होना
जरूरी है. सो ऑन दिस बेसिस ही एडवोकेटेड इंडिया टू बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नेशन, देन ओनली वी कैन हैव आवर स्टैंडिंग इन दी वर्ल्ड. ठीक है. सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ की बात करते थे कि एक मजबूत देश वो होगा जो विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण होगा. लेकिन अब यहां पर उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जो आमतौर पर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स या लीडर्स के थिंकिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है, रह जाता है. ही सेज दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी फैमिली, स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली. So he had co-written a book, The Family and the Nation, The Family and the Nation. उन्होंने एक किताब को, so he was a co-writer of a book, The Family and the Nation, और उसमें उन्होंने कहा कि एक मजबूत देश के लिए मजबूत परिवार, खुशहाल परिवार का भी होना अत्यंत आवश्यक है. So this is the distinctive point where he goes beyond the conventional ideas of a strong nation. उनका कहना है कि जब तक परिवार मजबूत नहीं होगा तब तक व्यक्ति कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है. एक कमजोर परिवार में मजबूत व्यक्ति बहुत कम संभावना है. सो दैट इज व्हाई ही टॉक्स फॉर अ हैप्पी फैमिली, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, एंड ही टॉक्स अबाउट अ नोबल नेशन. एक राष्ट्र जो मजबूत होगा वह नोबल भी होगा. नोबल मतलब उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, नागरिकों में अच्छे गुण होंगे. राष्ट्र का जो राष्ट्रीय चरित्र है वह दूसरे नेशंस के लिए थ्रेटनिंग नहीं होगा. So he talked about, so he was not much a supporter of zero sum game in international relations. उनका मानना था कि राष्ट्रों को आपस में सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि एक के हित में दूसरे का अहित, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह एक अननेसेसरी ग्लोबल कंपटीशन पैदा करता है. ओके, सो नोबल नेशन. और वह इस सिलसिले में थिरुकुरल को भी कोट करते थे. वी नो दैट थिरुकुरल इज अ तमिल टेक्स्ट, यह एक तमिल पुस्तक है जो कि लगभग 2000 साल पहले तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, जो तमिल संत तिरुवल्लुवर थे. तो तिरुकुरल में देश के लिए, for a nation, there are 5 important elements which are highlighted, which Dr. Kalam also considered to be important. So 5 important elements for a nation which is mentioned in तिरुकुरल. और तिरुकुरल को किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने लिखा था. तिरुवल्लुवर who was a तमिल सेंट, पोएट सेंट. तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं नेशन के, वो क्या क्या हैं उसको एक बार देख लेते हैं. अ नेशन शुड बी डिजीज फ्री, रोग मुक्त होना चाहिए. पीपल शुड बी हेल्दी, सिटीजन शुड बी हेल्दी. दूसरी चीज वेल्थ होना चाहिए. तिरुकुरल कहता है कि किसी भी देश का ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि धनी देश हो. हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी वो हाई हो, नहीं तो क्या होगा कि समाज में स्टैग्नेंसी आ जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगा सोसाइटी. उसके बाद हार्मोनियस लिविंग होनी चाहिए. हार्मोनियस लिविंग, हार्मोनियस लिविंग होनी चाहिए. लोग आपस में सद्भावना के साथ रहें, लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, नहीं तो समाज में जहां टकराव ज्यादा होता है वैसा देश कमजोर हो जाता है. और अंत में वो कहते हैं कि हार्मोनियस लिविंग के बाद स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना चाहिए. न केवल ये सभी चीज बल्कि राज्य की जो सुरक्षा है, देश की जो सुरक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए. ओके, नाउ डॉक्टर कलाम ऑल्सो कम्स ऑन टू सम इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड सेज दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन अ स्ट्रॉन्ग नेशन. किसी भी देश में सबसे, किसी भी एक मजबूत देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेशन? चलिए आप सोचिए क्या हो सकता है. एंड Dr. Kalam says that inspired souls are the most crucial resource. Inspired souls means inspired people. They are the most crucial, important resource for any strong nation. वही देश मजबूत हो सकता है जहां के लोग मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से भरपूर हों, लबरेज हों, इंस्पायर्ड लोग हों, न कि फ्रस्ट्रेटेड लोग हों, न कि हताश समाज और हताश व्यक्ति हो. प्रेरित व्यक्ति ही, मोटिवेटेड व्यक्ति ही समाज में परिवर्तन ला सकता है और एक मजबूत देश की स्थापना कर सकता है. इसीलिए नागरिकों को इंस्पायर्ड होना चाहिए, इंस्पायर्ड सोल्स. एंड हियर ही पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन एंड यूथ, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं का है. ठीक है. अच्छा, दूसरा, आगे उनका यह दृष्टिकोण था कि एक मजबूत राष्ट्र वो होगा
जहां पर कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, अर्बन और रूरल एरियाज में ज्यादा गैप ना हो। वी सी, वी विटनेस, वी ऑब्जर्व डीप डिवाइड बिटवीन दी रूरल एंड दी अर्बन एरियाज। आप देखिए जाके ग्रामीण इलाकों में आज भी देश भर में सुविधाओं का कितना अभाव है। सो देयर इज lack of resources and facilities in the rural area. So he said that for a strong nation, this urban rural divide should be minimized. This urban rural divide should be minimized, which he has highlighted in his book India 2020. और इसमें उन्होंने पूरा नाम की एक योजना का सुझाव दिया है। पूरा, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, पूरा PURA. So this was a scheme conceptualized, an initiative conceptualized by Dr. APJ Abdul Kalam to make India developed and a strong nation. So these were his ideas with respect to a strong nation. Now, when we come to conclusion, how can we conclude this as we are talking about such a great personality? So we can say that the contribution of Dr. Kalam, as he upheld the highest standards of ethics in public life, so he is important for civil servants to emulate. उनका महत्व क्या है, खासकर सिविल सर्विसेज में और गवर्नेंस में, कि हम उनके जीवन से जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल लाइफ है हम उसको सीखें। दूसरी चीज कि जो उनका आइडिया था स्ट्रॉन्ग नेशन का, हिज आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन, दैट वाज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, that was not only about economic strength but also embedded value systems. embedded value systems, उनका कहना था कि केवल आर्थिक मजबूती से नहीं होगा, वैल्यू सिस्टम भी कंट्री में एम्बेडेड होना चाहिए, निहित होना चाहिए। वही सच्चे मायने में एक सस्टेनेबल सोसाइटी को स्थापित कर सकता है, उसकी नींव रख सकता है। सो सच वाज द आइडिया ऑफ द ग्रेट मैन मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का डिस्कशन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन, वीकर सेक्शन शुड बी ट्रीटेड नॉट ओनली विथ कंपैशन, शुड बी ट्रीटेड नॉट ओनली विथ कंपैशन बट ऑल्सो विथ डिग्निटी, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कमजोर वर्गों के साथ न केवल करुणा बल्कि सम्मान के साथ, गरिमा के साथ भी व्यवहार किया जाना चाहिए, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सिविल सेवकों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 125 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट एथिकल कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन टेस्ट करता है कि आप में अलग अलग जो मोरल एथिकल वैल्यूज हैं उनकी समझ कितनी है और आप उनको डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सिविल सर्वेंट्स के कंटेक्स्ट में क्या कहा गया है कि कमजोर वर्गों के प्रति जो व्यवहार है केवल करुणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ भी व्यवहार होना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि समाज में या लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वीकर सेक्शंस के साथ जो व्यवहार होता है उनके प्रति एक करुणा का भाव होता है, जैसे वो दया के पात्र हों, जैसे वो रिसीविंग एंड पर हों। वो बात ठीक है, हमें संकटग्रस्त लोगों के साथ करुणा दया का भाव रखना चाहिए, पर सम्मान और गरिमा के साथ, क्योंकि ओवरऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर इक्वल ह्यूमन बींग्स, दे आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इफ नॉट सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री दे आर इक्वल ह्यूमन बींग्स। तो मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उनकी अपनी एक गरिमा है और वो उस गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए इंटाइटल्ड है। सो द क्वेश्चन इट टेस्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट एथिकल कंसेप्ट्स लाइक कंपैशन, करुणा, डिग्निटी, आप उसे गरिमा कहें, सम्मान कहें, तो लोक सेवा के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में। अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसमें हम इंट्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वीकर सेक्शंस को डिफाइन कर दें कि वीकर सेक्शंस का भैया मतलब क्या होता है, या दूसरा अप्रोच इसमें यह हो सकता है कि हम कंपैशन और डिग्निटी को डिफाइन कर दें, कंपैशन और डिग्निटी को डिफाइन कर दें। तो ये दोनों इंट्रोडक्शन अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि कंपैशन और डिग्निटी इसमें की वर्ड्स हैं, की एथिकल कंसेप्ट्स हैं। तो आप इसको भी कर सकते हैं या वीकर सेक्शन को भी कर सकते हैं। नाउ
वीकर सेक्शन या कमजोर वर्ग क्या है? सो वीकर सेक्शंस आर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, और हम कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन सोसाइटी इन द नीड ऑफ सपोर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट। कमजोर वर्ग कौन है? जो अपने विकास के लिए सहयोग पर निर्भर करता हो, सहयोग पर आश्रित हो, जो कि मार्जिनलाइज्ड हो, जिसे हाशिए पर खड़ा कर दिया गया हो, सामाजिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, विभिन्न कारणों से, उसे हम कहते हैं कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शंस। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन द नीड ऑफ सपोर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वीकर सेक्शन में हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसी तरीके से विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, माइनॉरिटीज, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर कंसीडर्ड टू बी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, ठीक। अच्छा, नाउ द अनदर अप्रोच इज कि आप कंपैशन को, करुणा को और गरिमा को परिभाषित कर दें। सो व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन वी नो दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समबडीज पेन। आपने किसी की पीड़ा को देखा और आप द्रवित हो गए, आप इतने ज्यादा विचलित हो गए कि उसकी पीड़ा को महसूस करने लगे, उसकी पीड़ा का अनुभव होने लगा। बट कंपैशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डिजायर टू एलिवेट सच पेन, कि पीड़ित व्यक्ति के दुख को, कष्ट को दूर करने की भी आपके अंदर तीव्र उत्कंठा हो। You must have a strong desire at the same time when you feel the pain of the person in suffering. You also must have the desire to alleviate the suffering of the person. That is compassion. Such a feeling is called a compassion. And what is dignity? So dignity is the status or worth of an individual. किसी भी व्यक्ति की जो एक बेसिक वर्थ है, सबसे उसकी जो बुनियादी जो उसका महत्व है, जो उसका मूल्य है, जिसके कारण वह सम्मान का और एथिकल ट्रीटमेंट का हकदार है। ड्यू टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति निश्चित सम्मान और गरिमा का हकदार है, उसे ही हम कहते हैं डिग्निटी। सो डिग्निटी इज द बेसिक वर्थ and value of a person to be respected, the basic worth of a person to be respected and treated as a human being. That is called dignity. So it is about ethical treatment to human beings or to living beings, we can say, due to their basic worth and value. That is dignity. उसे हम गरिमा कहते हैं, सम्मान कहते हैं। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। ये कह रहा है डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो अब इसमें जो आगे हम उसको देखते हैं, क्या हम वीकर सेक्शंस के कंटेक्स्ट में केवल कंपैशन से काम चल जाएगा? तो वीकर सेक्शंस should be treated not only with compassion but dignity। ये हमने एक इसमें सब हेडिंग बना लिया। अच्छा, अब बात ये आती है कि देखिए कंपैशन से क्या होगा? कंपैशन से उनका लाइफ कंडीशंस तो बदल सकता है वीकर सेक्शन का, लेकिन क्या उनमें सेल्फ स्टीम आ जाएगा? कई बार जब हम लोगों को करुणा या दया का पात्र समझते हैं तो उनका सेल्फ स्टीम या कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं घट जाता है कि यार मैं तो दया का पात्र हूं, लोग मेरे ऊपर दया करके मेरा सहयोग कर रहे हैं। सो देयर कम्स द एस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, जहां उनमें सेल्फ स्टीम आती है, जहां उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपने कंपैशन के माध्यम से उनमें सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, उनमें एक विश्वास की भावना भरते हैं, सो देयर कम्स द रोल ऑफ डिग्निटी। इसमें क्या है? इससे वीकर सेक्शन में सेल्फ स्टीम का डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर हम एक सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, सो इफ देयर इज सम स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, लेट्स से चिल्ड्रन, अगर मान लीजिए मिड डे मील की हम बात करें, तो वी नो दैट चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शंस, वो कमजोर वर्ग में आते हैं। अब मिड डे मील हम कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख ही सकते हैं, ज्यादातर जो पिछड़े या गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, सभी परिवारों के बच्चे उठाते, पर विशेषकर ऐसे परिवारों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी पोषण को
पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना को बनाया गया था। अब अगर हम केवल ये दृष्टिकोण रखें, लेकिन बच्चों का भी तो अपना एक डिग्निटी है, एक उनका भी वर्थ है, एक उनकी भी वैल्यू है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज द प्रोस्पेक्टिव सिटीजन्स, एज द प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर लीडर्स, और भविष्य में वो देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इस दृष्टिकोण से अगर हम किसी योजना के प्लानिंग और उसके क्रियान्वयन को देखें तो इससे बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वी आर नॉट द मियर बेनिफिशियरीज। हमें अगर सामाजिक संसाधन निवेश हो रहा है तो हमें भी आगे जाकर समाज के लिए कुछ करना है। इस भावना को भरना ये कितना जरूरी है। सो कंपैशन कपल्ड विथ डिग्निटी। अच्छा, दूसरी चीज है कि देन दे कैन बी मेड एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज, अगर आप केवल कंपैशन से किसी व्यक्ति के हालात में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो व्यक्ति हो सकता है कि पैसिव भी हो जाए अपनी परिस्थितियों को लेकर, समाज को लेकर, उसकी जो अपनी जीवन की जरूरतें हैं पूरी हो जाएं। एक सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सरकार सभी योजनाओं का लाभ वांछित व्यक्तियों तक, जो डिजायरेबल पीपल हैं उन तक पहुंचाती है, लाभार्थियों तक पहुंचाती है, वंचित व्यक्तियों तक पहुंचाती है, तो उनके अंदर यह भावना भी विकसित हो सकती है कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सो दे कैन बी पैसिव रेसिपिएंट्स। ओनली कंपैशन में लीड टू देम बीइंग पैसिव रेसिपिएंट्स, बट इफ देयर इज डिग्निटी ऑल्सो, अगर आप उनका कौशल विकास कर दें, अगर आप उनके कौशल विकास पर ध्यान दें, उनकी क्षमता विकास पर ध्यान दें, कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दें, सो दे विल बिकम एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज इन द सोसाइटी एंड दस वी कैन हार्नेस देयर पोटेंशियल। फिर हम उनकी संभावनाओं को भी विकसित करके उसका सामाजिक लाभ ले पाएंगे। सो नॉट ओनली कंपैशन बट डिग्निटी ऑल्सो। तीसरी चीज है कि जब हम केवल कंपैशन के एंगल से देखते हैं तो एक सोसाइटल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ऐसे वीकर सेक्शंस को लेकर। जैसे मान लीजिए कि हम माइनॉरिटीज की बात करें या हम मान लीजिए महिलाओं की बात करें, जहां पर कि रिजर्वेशंस का प्रोविजन SC ST को लेकर है, तो ये माना जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक वो डिबेट आ जाता है मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन का, कि समवेयर द मेरिट एस्पेक्ट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन जब आप ऐसे विवादों के मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि समाज में सबका समावेशी विकास होना कितना आवश्यक है, और इसके लिए एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज टू द वल्नरेबल सेक्शंस, हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट। सभी को समाज के विकास के मुख्य धारा में सहभागी बनाना यह उद्देश्य होना चाहिए, तो केवल कंपैशन नहीं। इसीलिए चेंजिंग सोशल एटीट्यूड, अगर केवल कंपैशन से हम उन्हें देखेंगे तो हम उन्हें बेनिफिशियरीज की तरह देखेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें डिग्निटी के साथ देखेंगे, अगर हम उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, सो द सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स देम विल ऑल्सो चेंज एंड दे विल बी मोर एक्सेप्टेड इन दी सोसाइटी। तो उनका जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम LGBTQ के बारे में बात करें, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनको लेकर एक कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए, एज दे आर लेस इन नंबर, दे आर मोर वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इशूज। लेकिन क्या हमें उन्हें डिग्निटी के साथ नहीं देखना चाहिए? बीइंग ह्यूमन बीइंग्स दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू सर्टेन एथिकल ट्रीटमेंट। जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, सामाजिक स्वीकार्यता है, ऐसे वर्ग के लोगों के प्रति बढ़ जाती है, तो समाज में समन्वय बढ़ता है, समाज में सामंजस्य बढ़ता है, हार्मनी बढ़ती है, वैमनस्यता कम होती है। ओके, सो चेंजिंग सोशल एटीट्यूड। उसके अलावा along with compassion, if we are treating them with dignity, अगर हम सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करते हैं, so it leads to faster and sustainable empowerment। ये बात उस प्रकार की हुई जैसे एक इसमें छोटा सा एनेक्डोट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो बंगाल के एक बहुत ही प्रख्यात समाज सुधारक हुए, और उन्होंने बाल विवाह के विरोध में, विधवा विवाह के समर्थन में, बच्चियों के, महिलाओं की शिक्षा को लेकर और कई प्रकार की सामाजिक बुराइयों को लेकर संघर्ष किया। तो उनके पास एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आया, तो उससे कहीं ज्यादा गुना धन उन्होंने उस व्यक्ति को दिया। जैसे अगर 1 रुपया मांगने आया तो उन्होंने 100 रुपए दिए। उनसे पूछा गया, वो व्यक्ति भी चकित हो गया। तो उन्होंने कहा कि एक दिन
1 रुपया देने से बेहतर है कि आप व्यक्ति को कुछ ज्यादा धन देकर स्वावलंबी बनाएं, ताकि वो कुछ काम कर सके, अपना रोजगार को शुरू कर सके और अपने पर स्वयं आश्रित हो सके। तो जब आप केवल कंपैशन नहीं, डिग्निटी के साथ किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसकी समस्या के मूल में जाकर उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यह सिविल सर्वेंट्स के लिए आवश्यक है कि हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो वीकर सेक्शन के हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और न केवल कंपैशनेट होकर बल्कि उनके साथ एक डिग्निफाइड ट्रीटमेंट करके उन फंडामेंटल इशूज को सॉल्व करें। ओके, तो इससे उनका फास्टर भी डेवलपमेंट होगा और सस्टेनेबल एम्पावरमेंट भी होगा, और इस तरीके से समाज में एक व्यापक सहिष्णुता बढ़ेगी। सो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट डाउन इन 125 वर्ड्स कि क्यों उन्हें न केवल कंपैशन बल्कि डिग्निटी के साथ भी ट्रीट किया जाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन? निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं ऐसे प्रश्नों में? निष्कर्ष में हम ये बता सकते हैं कि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, सिविल सर्वेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है वीकर सेक्शंस के प्रोटेक्शन में, वीकर सेक्शंस के डेवलपमेंट में। तो कंपैशन और डिग्निटी के साथ, न केवल कंपैशन, अगर हम डिग्निटी के साथ भी उनके साथ व्यवहार करते हैं, अगर सिविल सर्वेंट्स कंपैशन और डिग्निटी दोनों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उनका समाज में इंक्लूजन बढ़ जाएगा और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सकेगा, उनका सतत विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो न केवल उनका समाज में समावेशन बढ़ेगा बल्कि उनके विकास की क्षमता भी बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी, और हम एक सबल समाज की स्थापना कर सकेंगे जिसमें कि कमजोर समझा जाने वाला व्यक्ति भी गरिमा के साथ अपने जीवन को जीने का हकदार होगा। ठीक है, तो यह आज के वीडियो में 5वां प्रश्न का डिस्कशन है। अगली वीडियो में हम लोग फिर जुड़ेंगे 6ठे से आगे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके अपने महत्वपूर्ण सुझाव और जो फीडबैक हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।